बानी है क्यों कभी मिसमिस करते हैं। याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना, बेपिए भी तेरा चेहरा था गुलिस्तां जाना। इस इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है, इमरजेंसी लगाई जाए। मुल्क में लोगों का जो मयार जिंदगी है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग द हसन अब्बास शो ऑन पापोलॉजी। और आज जो हमारे गेस्ट हैं, ही लुक्स वेरी जूनियर बट ही इज़ वेरी वेरी सीनियर डिप्टी कन्वीनर ऑफ एमक्यूएम पाकिस्तान, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी मसरूफ़ वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। और सबसे पहले तो फारूक भाई ये बताएं कि कौन से वाले डॉक्टर हैं आप? सबसे पहले तो मर्ज का इलाज कर। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, आपने मौका दिया मुझे ये। और देखिए, शुरुआत तो जाहिर है कि MBBS से ही हुई थी ना, और पोस्ट ग्रेजुएशन करने की कोशिश की प्लास्टिक सर्जरी में, कुछ सर्जरीज भी की। लेकिन अचानक कराची में एक बल्दियात इंतखाबात होते हैं और एक जो है वो तलबा जमात तालिब इल्मों की, उससे मौका मिलता है इलेक्शन लड़ने का APMSO को, जो कि MQM बनी थी नई और लैंडस्लाइड विक्ट्री, झाड़ू फेर दी। और फिर ग्रेजुअली ये पता चला कि प्लास्टिक सर्जरी एक तरफ रह गई और ग्रॉस सर्जरी और एम्पुटेशन पॉलिटिक्स के और सोसाइटी के रिफॉर्म के, भाई हमें अपनी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना है, अपनी कौम को बदलना है, हमें अपने हालात को बदलना है, दुनिया के साथ हमें चलना है। और आज कहाँ है दुनिया और किधर है दुनिया और कैसे है दुनिया जहाँ आज है, तो ये सारी चीज़ें फिर जो वक्त के साथ साथ आती गई। ग्रॉस सर्जरी भी चलती रही, क्योंकि जब ट्यूमर होता है ना तो फिर या एम्पुटेशन होता है, डायबिटीज़ का गैंग्रीन है तो फिर वो पूरा एम्प्यूट करना पड़ता है, आपको पूरी टांग भी काटनी पड़ती। शायद हमारी पॉलिटिक्स में भी और हमारे जो सोशल सेक्टर है उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। कहीं एम्पुटेशन चाहिए, कहीं ग्रॉस सर्जरी चाहिए। और हम जो है वो पेशेंट को खोल तो देते हैं टेबल पे लेटा के, फिर उसके बाद आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती, ऑपरेशन पूरा नहीं कर। पॉलिटिक्स में और सोशल सेक्टर में ये सिचुएशन है। इतने अरसे से सियासत कर रहे तो ऑपरेशन पूरा हुआ या नहीं हुआ? क्या सूरत-ए-हाल चल रही है मरीज की? देखिए, ज़रा सा हमने अपनी लिमिट क्रॉस की है इधर से उधर में, ये परसेप्शन में भी, तो हमारे खिलाफ तो ऑपरेशन बहुत सारे हुए, लेकिन हमारा ऑपरेशन अभी पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ। लेकिन ये जो रिसेंटली हुआ है, एक MQM शुरू होती है ना, जो 22 अगस्त 2016 के बाद जब हम लंदन से अलग हुए और फिर उसके बाद पार्टी के अंदर कुछ इख्तलाफ हो गया, मुझे 4.5 साल के लिए पार्टी से अलग होना पड़ा। मुस्तफ़ा कमाल भाई पहले ही PSP बनाकर बैठे हुए थे, लेकिन 2 साल 2.5 साल पहले 3 साल पहले मैंने कहना शुरू कर दिया था कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि एक मिडिल क्लास अर्बन शहरों से ताल्लुक़ रखने वाली पढ़े लिखे लोग, नौजवानों की जमात थी ये, और हमें दोबारा उसी आइडियोलॉजी पे जाना है, ख़राबी बिगाड़ को दूर करना है, एक अच्छी तंजीम बनानी है। और यही तंजीम पाकिस्तान में हकीकी और सही तब्दीली का पेश खेमा होगी, और यही वो एजेंट होगा, कैटलिस्ट होगा, जो पाकिस्तान में इस ट्रांसफॉर्मेशन के अमल को तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। नौजवानों की बड़ी बात करते हैं अपने स्पीचेस के अंदर, तो जो आप लोगों का मंशूर है उसमें भी कुछ नौजवानों के लिए रखा है। आपकी पार्टी में नौजवानों को किस तरह से आप स्पेस देते हैं, इस पर भी थोड़ी सी ज़रा रोशनी डाल। मैं देखें 1988 में जब मेयर बना था तो मेरी उम्र 27.5 साल थी। तो उस एज में मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी कराची की मिली, जबकि कराची एक्चुअली 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी का शहर था, और उस वक्त कराची को काउंट किया जाता था 90 लाख के करीब। तो वो चैलेंजेस जो आज के मेयर को होंगे, कहा जाता है कि यू वर द यंगेस्ट मेयर। आई वाज वन ऑफ द यंगेस्ट मेयर्स ऑफ सच अ बिग सिटी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं पर भी इतने बड़े शहर का इतना यंग मेयर मेरे ख्याल में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम रजिस्टर ना करा सके, क्योंकि थोड़ी हमें इस्लामाबाद की आशीर्वाद नहीं थी। अगर वो होती तो शायद फैसिलिटेट हो जाता, वो लोग आते, इसकी तहकीकात करते, कामों को भी देख। एनी हाउ, तो यूथ इसलिए कि जब मैं खुद एक ये इस्लामाबाद का आशीर्वाद क्या है भाई? ये भी तो थोड़ा सा मतलब अभी हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो बात होगी कि देखें कि आपने कहा ना
तो ये अब जब हम मुस्तफ़ा कमाल भाई, खालिद भाई और मैं एक हुए लास्ट ईयर ओनली, और मैं 3 साल पहले से कोशिश कर रहा था, तो बेटर सेंस प्रिवेल कर गई। अच्छा, लोग सवाल भी यही करते थे जब जहाँ भी जाएँ, शादी ब्याह में, किसी ताज़ियत में, किसी इवेंट में, कि आप सब एक जगह कब जमा होंगे। तो मेरे ख्याल में ज़बान खल्क़ को नक़ारा खुदा समझो, हम जब एक हुए तो पहली मायूसी वहाँ ख़त्म हुई, उम्मीद का सफ़र शुरू हुआ। वैसे तो पूरे मुल्क में मायूसी है, बेजारी है, लोग तंग है सियासी अकाबरीन रहनुमाओं से, सियासी जमातों से और उनकी फेलियर से, ये सिर्फ दूसरे के फेलियर्स पर हार्प करते हैं कि दूसरी जमात हुकूमत में आती नाकाम हो तो अब हमारी बारी आएगी। तो सब अपनी बारियां लगाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस पे कोई आगे नहीं आता। और भाई कैसा लगता है भाई, एक दूसरे पे इतनी लफ्जों की गोलाबारी करी है आप लोगों ने, फिर उसके बाद सब वापस एक हो गए, तो बड़ा चैलेंजिंग, ये भी एक चैलेंज ही है कि इतना सब कुछ बोलने के बाद फिर वापस एक टेबल पे आकर बैठना। देखिए, मेरे लिए इसलिए मुश्किल नहीं था कि मैं खुद नहीं हटाता, मुझे हटाया गया। तो मैं तो चाहता था कि नहीं, हम MQM को ही ठीक करें, मैं अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद ना बनाऊं, मुझे मजबूरन बनानी पड़ी थी। खैर, लेकिन जब ये बेटर सेंस प्रिवेल कर गई, अच्छी समझ बूझ, और मुस्तफ़ा कमाल भाई ने भी रियलाइज़ किया। अच्छा, तो मैंने उन 4.5 सालों में भी कोई ऐसे बयानात नहीं दिए थे जो खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई और MQM की पॉलिसी को या MQM के वजूद को हिट करते। मेरे ख्याल में मुस्तफ़ा कमाल भाई ने थोड़े ऐसे बयानात ज़्यादा दे दिए थे, लेकिन उन्होंने भी बड़ी जवामर्दी के साथ आने के बाद कहा कि भाई गलती होती है और गलती से इंसान सीखता है। तो हमने सीखा है और हमने महसूस किया है कि हम सब अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। अगर हम सिंसियर अपने लोगों से, मिडिल क्लास लोगों से, पाकिस्तान बनाने वालों की मौजूदा नस्ल महाजिनों से, और कराची और सिंध के शहरों में रहने वाली हर इकाई, हर ज़बान बोलने वाले पाकिस्तानी, हर इलाके के पाकिस्तानी, तो मेरे ख्याल में ये रियलाइजेशन खालिद भाई, मुस्तफ़ा कमाल भाई, फारूक सत्तार भाई का उसका लेवल एक ही है। इसलिए हमने जो हमारा जो कोहिजन है, इसमें कहीं कोई आपको दरार नज़र नहीं आएगी। और अगर कहीं हमारे दरमियान इख्तिलाफ भी है तो वो पब्लिक में नहीं है, वो उसको हम मैनेज करें। हाँ, नीचे कुछ इरिटेशन है, उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में 1 साल में हमने जो काम किया, मरदमशुमारी की जब निगरानी की, चौकीदारी की, तो 75 लाख आबादी बाजियाब हुई। पहली मरतबा कराची की ग्रोथ रेट 4.1% फास्टेस्ट रजिस्टर हुई, वरना कराची 2.8 होता था, अब 4.1 है। ये हमारी काम। कराची 33% था 50 सालों से, सिंध का अब 37% हो गया। एक कौमी असम्बली की एडिशनल सीट मिली, 3 सूबाई असम्बली की मिली। तो मेरे ख्याल में इससे लोगों का एतमाद बढ़ा। इसलिए जो ये इलेक्शंस हैं 8 फरवरी को, उसमें हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। फिर हमने जब तंजीम को ठीक किया, लोगों से कनेक्ट किया, और हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बनाया, जिसका मतलब ये था कि पाकिस्तान में तजुर्बा हुआ, मजबूत मरकज़, मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है, वो फेल हो गया, ईस्ट पाकिस्तान अलग हुए। 60 ईयर्स से ट्रक की बत्ती के पीछे थे हम, मजबूत मरकज़ की। फिर 15 सालों से 18वीं तरमीम, मजबूत सूबे, मजबूत पाकिस्तान, ये भी फेल हो गया। 15 सालों से आम लोगों की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई, न तालीम बेहतर हुई, न सेहत बेहतर हुई, न लोगों को साफ़ पीने का पानी मिल रहा है, न उनकी निकासी आप का कोई सिस्टम है, न कचरा उठाने का कोई निज़ाम है। फिर गैस और बिजली की लोड शेडिंग ने और अजाब क्रिएट किया है। कराची जैसे शहर में जो 4000 अरब का टैक्स देता है, 50% से ज़्यादा रेवेन्यू इस्लामाबाद को देता है और 90% से ज़्यादा सूबे को देता है, और मरकज़ से उसे 40 अरब 1% खैरात, और सूबे से उसे 20 अरब आधे फीसद की खैरात मिली। तो ये सारी चीज़ों को लेकर अपने नैरेटिव को क्लियर किया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का सेंट्रल आइडिया क्या है? वो ये है कि मजबूत मरकज़ मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत साबित नहीं हो, मजबूत सूबे मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत साबित नहीं हुई, यानी फेडरेटिव, मजबूत ज़िले ही मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत होंगे। जब एक 3rd टियर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकल गवर्नमेंट है, सिटी गवर्नमेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, तो और आर्टिकल 140A से उनको इख्तियारात मिलने चाहिए जो सूबे नहीं दे रहे। तो हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट लेके दे दे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने आर्टिकल 140 को रीडिफाइन किया कि बल्दियाती सारे उमूर, शहरी उमूर, मकामी उमूर सारे मेयर के अंडर में होने चाहिए। इसी तरीके से पैसा कहाँ से आएगा? क्यों मुझे या कराची को, लाहौर, पिशावर, कोयटा, फॉर दैट मैटर नवाब शाह, लाड़काना, जैकबाबाद, कश्मीर, उन्हें भी पैसा वज़ीर आला क्यों दे? जब वो इलेक्ट होके आए तो डायरेक्टली मरकज़ से, NFC से उनको पैसा मिलना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा हुआ। ये हमने आर्टिकल 160 में भी ये प्रोविज़न दे दिया इस बिल में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि NFC जिस तरह वफाक को डायरेक्ट पैसा देती, सूबों को देती,
तो वो बल्दियात और मकामी हुकूमत और ज़िलों को भी दे। तो 130 ज़िले हैं पाकिस्तान में, तो ना इंग लगे ना फिटकरी रंग चौका, एक पोलराइजेशन, एक पॉलिटिकल रिफ्ट, एक लड़ाई को हम ख़त्म कर देंगे अगर ये बिल कि जो बल्दियात, जो मेयर और वज़ीर आला की लड़ाइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाए, तो मेरे ख्याल में आसान होता है। 18वीं तरमीम से भाई आपको इख्तियार मिला, आपने ज़िलों के इख्तियारात भी ले लिए सूबों ने, ये गलत हुआ। सुप्रीम कोर्ट में हम गए, पटिशन थी मेरी कि भाई नहीं, ये बल्दियाती इख्तियारात आप ना ले, 140A की ये इंटरप्रिटेशन नहीं है, लेकिन सूबे नहीं मानते, तो इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही कहा कि अमेंडमेंट करे, और इस पर हमने 4 पार्टियों को मना लिया, PMLN, PMLF, ANP और JUI। PTI और जमात इस्लामी भी इस पर तकरीबन राजी। अब पीपल्स पार्टी रह गई, अगर 2/3 से, और ये कोई हम वजारतें नहीं है, पीपल्स पार्टी वाले हर दफा क्यों चूना लगा देते हैं आप लोगों को? बड़े मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी के लिए अब MQ जो है वो बड़ी इजी टू मैनेज हो गई है, इसका क्या रीज़न है? हसन अब्बास, अगर आप गौर से देखो तो MQM के साथ ही खिलवाड़ नहीं किया उन्होंने, और MQM को ही यूज़ नहीं किया, उन्होंने PMLN को यूज़ किया। PDM में जब वो गए उनकी हुकूमत में, तो वो मिनिस्ट्रीज ली जो अवाम को बराह रास्त जवाब देनी थी, चालाकी से जो अवाम को जवाब दे थी वो PMLN को लेने दी या MQM को लेने दी, खुद वो मिनिस्ट्रीज ली, वहाँ उनको यूज़ किया। फिर अब उन्हीं के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा जो बिलावल भुट्टो सरदारी कि 4 मरतबा वज़ीर आज़म कैसे बनेंगे नवाज शरीफ, पहली मरतबा मेरा हक बनता है, और पंजाब में जाकर ये चूरन बेच रहे हैं। वो उनके पास उस चूरन को बेचने के लिए उनके बैकअप में सिंध में 15 सालों से बगैर बिला किसी, वो कहते हैं ना कि बिला शिरकत गैर इख्तियार इख्तियार वसाइल में उनका कब्जा रहा। कराची को कॉलोनी बनाया, ज़बरदस्ती अपना मेयर 5% के वोट पर ले आए, MQM को बॉयकॉट पर मजबूर किया। तो मैं कह रहा हूँ कि उनको असल में उनका माइंडसेट पाकिस्तान की बाकी पॉलिटिकल पार्टियों से डिफरेंट है। उनकी सुई वहीं पर अटकी हुई है कि यही हमारी पावर बेस है, और मेरे ख्याल में उसमें पैसा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो ये सारे इख्तियारात ज़िलों के मकामी हुकूमत के रख कर वो चाहते हैं कि पैसा मिल करे और उसमें से 2% की ज़कात निकाल कर अगले इलेक्शन की तैयारी करें, और वो 2% भी इतना होता है कि बाकी पार्टियां मैच नहीं कर पाती उनकी पैसों की माइट को। वो वोट भी ख़रीदते हैं, बरादरियों को भी ख़रीदने की कोशिश करते हैं, प्रिजाइडिंग अफसरों को भी, और हो रहा है। फिर उनके जो ज़िले इंतज़ामिया में, पुलिस इंतज़ामिया में जो अफसरान है, जो 15 साल की बदतरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानी है पीपल्स पार्टी, वो भी उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करती। हमने तो मुतालबा किया था कि पंजाब से सिंध में पुलिस के अफसर लाए जाएँ, और कराची में ख़ास तौर पर, और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, और ज़िले इंतज़ामिया में जो कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स भी कुछ अच्छे हैं, उनका रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन उनको बाहर रखा गया, उनको लाया जाए, और कुछ पंजाब से और KPK से लाए जाएँ। इसी तरह प्रिजाइडिंग अफसरान भी एजुकेशन मिनिस्ट्री से ना लाए जाएँ, सूबे की प्रिजाइडिंग अफसरान बैंक से लाए जाए, नेशनल बैंक से लाए जाए, FIA से, फेडरल रिजर्व से लाए जाए, सिविल एविएशन से लाए जाए, PIA से लाए जाए, तो ताकि ये जो सिंध हुकूमत ने 15 सालों में जो रिक्रूटमेंट की है, तो वो सब ज़्यादातर उनके वफादार हैं, वो इलेक्शन में उनको सपोर्ट करेंगे, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड पर पीपल्स पार्टी सिंध में फिर हुकूमत बना लेती है इस मरतबा, तो क्या कोई उसके साथ इत्तेहाद मुतवक्के है या बिल्कुल पीपल्स पार्टी से दूर दूर रहेंगे? ना वर्किंग रिलेशनशिप करेंगे कोई माहिदा कि फिर आवाम हम वो हमारे, हाँ पीपल्स पार्टी के साथ भी ना, PTI के साथ भी आप लोग, हाँ, तो लेसन्स लर्न फ्रॉम द पास्ट कि हम ये सारी बातें ही ना करें। वो जो हमारे आईनी तरमीमी बिल का मुसव्वदा है कि वो हुकूमत में नहीं जाना, वजारतें नहीं लेनी, इख्तियार और पावर नहीं लेना, हाँ इख्तियारात और वसाइल अपने शहरों को, ज़िलों को, मकामी हुकूमत को दिलाने। और कराची स्पेसिफिक एजेंडा नहीं है, हैदराबाद सक्कर स्पेसिफिक, ये है तमाम पाकिस्तान के 130 ज़िले और शहर हैं, ये उनके लिए कि 130 मेयर्स को प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स और कॉलेजेस दे दिए जाए। देखिए 50,000 स्कूल हैं सिंध में, एक चीफ मिनिस्टर और एक मिनिस्टर एजुकेशन कैसे 50,000 स्कूलों को 5 साल में चला सकता है? फिर उसका कैसे उसकी अकाउंटेबिलिटी आप करेंगे? हाँ, अगर मेयर्स को दे देंगे, 2,500 स्कूल आप लाड़काना के मेयर को दें, 3,000 नवाबशाह के मेयर को दें, 5,000 सक्खर के मेयर को दें, 8,000 हैदराबाद के मेयर को दें, 20,000 कराची के मेयर को दें, और कराची का मेयर अकेला नहीं, 7 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के साथ मिलके जब वो
20,000 स्कूलों को चलाएंगे, अकाउंटेबिलिटी आसान होगी। ज़िला जुनूबी का चेयरमैन ज़िला जुनूबी के प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल की नज़्म व नस्क का, वहाँ की हालत इज़ार का, पानी है, टीचर्स हैं, कैफेटेरिया कैसा, लाइब्रेरी है, किताबें हैं, एनरोलमेंट स्टूडेंट्स हैं या नहीं, ये सारी बातें हमारे मंशूर में हमने डाली हैं। और 5% तक GDP का ग्रेजुअली जो एलोकेशन है बजट की 5 एजुकेशन पे जानी चाहिए। 10 साल तक एजुकेशन के सेक्टर में इमरजेंसी लगाई जाए। इसी तरह हेल्थ का बजट भी ग्रेजुअली 5% ऑफ GDP होना चाहिए और 10 साल तक हेल्थ सेक्टर में भी जो है वो इमरजेंसी लगाई जाए 10 साल तक, ताकि वहाँ ज़्यादा एलोकेशन दी जा सके। इसी तरह हुनर सिखाने के मराकज़ पूरे मुल्क में बना दे और स्कूल में 6ठी जमात से हुनर सिखाना शुरू कर। डिग्रियाँ ले लेके कोई सोशलॉजिस्ट है, कोई सोशल साइंटिस्ट है, कोई एंथ्रोपोलॉजी में कर रहा है, कोई फ़नून लतीफ़ा में कर रहा है, कोई हिस्ट्री में कर रहा है, कोई इस्लामिक स्टडीज़ में कर रहा है और कोई साइंस की कोई केमिस्ट्री, कोई बायोकेमिस्ट्री, कोई जो माइक्रोबायोलॉजी। लेकिन नौकरियाँ उतनी नहीं है क्योंकि हमारे वो सेक्टर्स ग्रो नहीं किए। तो फिर क्यों ना हुनर सिखाएं, हम भी इतने ग्रेजुएट्स और मास्टर्स और MPhil दें जिनकी के खपत हो और हमें वो भी क्रिएट करनी है। एकेडमिया को इंडस्ट्री से लिंक करना है, एकेडमिया को इंटरनेशनल वर्क फोर्स की डिमांड से लिंक करना है, ताकि आप अपनी वर्क फोर्स को जो रिक्वायर्ड अमेरिका, यूरोप, फार ईस्ट में या मिडल ईस्ट में तैयार करके भेजें, ताकि आपको वो जो फॉरेन रेमिटेंस आए तो खुद इंसारी की तरफ चले। कैसे $30 अरब के ज़र तरसील फॉरेन रेमिटेंस को आप $100 अरब का ज़र तरसील। ये हमारे उसमें रिसर्च कराई पंजाब के जामियात के वाइस चांसलर से और उनके इकोनॉमिस्ट से। उन्होंने ये दिया, हमने अपने मैनिफेस्टो के साथ क्लग कर दी उनकी रिसर्च को और कहा कि ये तरीका है। मैनिफेस्टो का आपने जिक्र किया, बार बार किया। खवातीन के क्या मामला रखे हैं आपने अपने मैनिफेस्टो में? खवातीन के लिए भी कुछ है या नहीं है? खवातीन के लिए देखिए, सबसे पहली बात तो हमने की कि सियासी जमातें बड़े दावे करती हैं, लेकिन क्या उन्होंने अपने पार्टी के काडर में, पार्टी की सफ़ों में क्या खवातीन को वो नुमाइंदगी दी? बहनें बेटियां उस कदर राब्ता कमेटी में, सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अगर हमारी है, जो जोन से हमारे शहरों के, कराची के फिर हमारे इलाकाई टाउन्स हैं, फिर नीचे UCs हैं, तो सबसे पहले तो पार्टियां कमिट करें कि हम अपनी पार्टी में उनको बेहतर नुमाइंद। हमने ये सिलसिला शुरू किया 1 साल में। अच्छा, दूसरा फिर ये भी कमिट करें कि ख़वातीन को सिर्फ इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपको 5% ख़वातीन को आप डायरेक्ट इलेक्शन में खड़ा करें। उन सीटों पे जो आपकी रिवायती नहीं, आप हार जाएंगे, सिर्फ खाना पूरी, आप उन सीट्स पर भी खड़ा करें कि जिन सीट्स पर वो जीतेंगी, वो डायरेक्ट भी आए। तो हमने वोट वाली सीट्स में रिजर्व है हमको, जीती नहीं है, रिजर्व पे उनका नाम इतना नीचे आ जाता है। नहीं, रिजर्व पे तो फिर कोई ना खवातीन तो आएंगे ना, तो खवातीन को वहाँ भी रखते हैं, लेकिन यहाँ हराने के लिए रखते हैं। लेकिन हमने इस मरतबा कम से कम 2 कौमी असम्बली की सीटें ऐसी, एक तो है आसियाबाजी की, मलिर की, तो वो NE 232, तो वो ऐसी है कि जिस पर इंशाल्लाह 2 जगह से NE का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो अगर कोई ऐसा माहौल बने कभी कि फारूक सत्तार साहब जो है वो वज़ीर आज़म हो पाकिस्तान के, तो सबसे पहले ऐसे कौन सा काम होगा जो आप करना चाहें? मेरे ख्याल में, मैंने कहा ना कि वज़ीर आज़म बनना कोई ये हमारी उसमें नहीं है टारगेट में कि हम हाँ, वज़ीर आज़म हमारे वोट से बने और वो हमें 2 वजारतें देकर 5 साल तक हमें यूज़ करें, ये पॉलिसी अब ख़त्म हो गई, जो बदनामी का बाइस होती। नहीं, मिनिस्ट्रीज हमारा इशू होना ही नहीं चाहिए। हमारा इशू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मैंने कहा ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, कि भाई पाकिस्तान के अवाम के मसाइल कब हल होंगे? जब अवाम के छोटे ग्रुप्स जो बल्दियात में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, मेयर और उसके बाद UC चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, उनको इख्तियार हो, अवाम की दहलीज पर फैसला करने का इख्तियार, इख्तिदार, इख्तियार, वसाइल, अवाम, तालीम, सेहत, आप उनके पास कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस वहाँ ले जाएं, आला तालीम के अगर इदारे बनाने, हुनर सिखाना है लोगों को, ये सारे काम। फिर फायर ब्रिगेड से लेकर पार्क्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, मास्टर प्लान है, हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग है, फिर बिल्डिंग कंट्रोल तामीरात है।
पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम से मरकज से भी इख्तियारात लिए और बल्दियात और मकामी हुकूमत के भी सारे इख्तियारात सल्ब कर लिए। अच्छा, अनवर मकसूद साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि महाजिर लफ्ज़ ने बड़ा नुकसान, आप कैसे देखते हैं इस बात? अगर महाजिर लफ्ज़ ने नुकसान दिया तो महाजिरों को इस लफ्ज़ की बुनियाद पर सियासत करने पे किसने मजबूर किया? फिर अनवर मकसूद भाई यही इसका जवाब। ऐसी नौबत ही क्यों है कि उन्हें अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस, उन्हें अपने तशख़्ख़ुस को ढूंढना पड़ा और अपने तशख़्ख़ुस को लेकर वो समझते थे कि उनके साथ सौतेली माँ का सलूक हो रहा है सिंध के शहरों के साथ, कि कोटा सिस्टम किसी और सूबे में नहीं है, पंजाब में नहीं, KPK में नहीं, बलूचिस्तान में नहीं, सिर्फ सिंध में है 70 की दिहाई से, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के ज़माने से। तो यही अर्बन और रूरल है, बाकी सूबों में नहीं है। तो हमारे साथ क्या मुल्क के पॉलिसी साजों ने, फैसला करने वालों ने, हुकूमत बनाने वालों ने, बड़ी जमातों ने क्या इंसाफ किया था? नहीं किया। तभी तो फिर हमें ये लफ्ज़ का सहारा लेना पड़ा और अपने लोगों को इकट्ठा करना पड़ा। लेकिन जब हमें भी ये समझ में आ गई कि इससे फ़ायदा इतना नहीं हुआ, थोड़ा नुकसान ज़्यादा हो रहा है, तो हमने भी अर्बन सिंध की पॉलिटिक्स शुरू की, मुत्तहदा की पॉलिटिक्स शुरू की। और इस मरतबा तो ख़ास तौर पर हम तो कह रहे हैं, हमने 2 पख्तून कौमी असम्बली पर खड़े किए। सोहराब गोट से अल आसिम स्क्वायर पे MKM के झंडे लहरा रही है, मुअज़्ज़ा है, मेरेकल है, और वहाँ है इकबाल महसूद, और खेमाड़ी के इलाके से हुमायूं उस्मान है। तो ये 2 पख्तून लड़ रहे हैं। इसी तरह नीचे 2 MPA भी पख्तून हैं। फिर गनी जूनी जो मलवी से लड़ा इलेक्शन हमारी तरफ से। तो हमने इसको यूनिटी अक्रॉस डाइवर्सिटी, ये एक पॉलिसी है। दूसरी पॉलिसी है मिक्स ऑफ विजन एंड इनोवेशन। अगर मेरी एज में विजन है तो मैंने 40 साल से कम उम्र के शारिक नसीम को खड़ा किया PS 110 डिफेंस से, जहाँ से मैं लड़ रहा हूँ। तो वो फिनटेक का IT कंसल्टेंट है, नेक्सो कंपनी अमेरिका में, उसका वो जो बिटकॉइंस है, क्रिप्टो करेंसी, उसमें वो खेलता है। तो वो इनोवेशन की तरफ ले जाएगा ना पार्टी को। तो हमने ये मिक्स दिया। आदिल अस्करी एक इंजीनियर है, उसको हमने अंचोली फेडरल एरिया से टिकट दिया। फिर इसी तरीके से मास को लियाकताबाद नाज़ाबाद से दिया, वेरी यंग गाय विद अ वेरी गुड रिकॉर्ड ऑफ सोशल एंड वेलफेयर वर्क। तो ये हमने सब किया। तो मेरे ख्याल में हम रीब्रांडेड, रिफॉर्म और एक रिकंडीशन MQM है, जो आज के तकाज़ों के मुताबिक है। MQM पर तो बड़े इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि टारगेट किलर है, बत्तापुर है, पर्चियाँ बेचते हैं। तो आपने भी कोई TT पिस्तौल वगैरह रखी, कभी किसी को पर्ची वगैरह भेजी है? माज ये सब एक इल्ज़ामात। पहली बात तो अब तक किसी भी कोर्ट से ये तय नहीं हुआ कि मिनिसुल जमात, ये MQM की पॉलिसी थी कि असला रखना, मिलिटेंसी, फिर उस असले का नाजायज़ इस्तेमाल करना और बेगुनाह मासूम लोगों को जो है वो उनकी ज़िंदगी के जीने के अक्सर रोकना, या लोगों को रोम में लेना और वहाँ कोई किसी किस्म का जुर्म करना। तो मेरे ख्याल में पार्टी की पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन नहीं था। हाँ, इंडिविजुअल के एक्ट्स हो सकते हैं, उनको डिस्करेज करना चाहिए था। हाँ, MQM की ये गलती माजी में हो सकती है कि हमने वक्त पर इस खराबी को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंका, जिसकी वजह से थोड़ा सा पार्टी में ये वाली टेंडेंसी ग्रो कर गई और बद अच्छा बदनाम बुरा, और हम जो है वो बदनाम हो गए, परसेप्शन हमारा ख़राब कर दी गई। इसलिए हम इस मरतबा ज़्यादा कॉशियस कि अपनी माजी की उस लेगेसी, जब परसेप्शन हमें हॉन्ट करता है, हमारा किसी जमात से मुकाबला नहीं, हमारा मुकाबला अपने पास्ट के परसेप्शन से है। इसीलिए हमने जब ये सारी बातें की, सारी ज़बान बोलने वालों को जमा किया। माजी में आप लोग बड़े ताकतवर रहे, माजी वाला टाइम मिस करते हैं, बानी MQM को भी कभी मिस करते हैं? देखिए, उस ज़माने में जो अच्छे काम हुए थे वो उसको मिस, फिर एक उसको मिस करते हैं अच्छे कामों को। ऐसा नहीं है कि सारी खराबियाँ ही थी, बुराइयाँ थी, लेकिन जब खराबियाँ आईं और उनको रोका नहीं गया तो थोड़ा सा हम जैसे लोग भी बददिल होने लगे। और हम कहते थे लेकिन उसके ऊपर उस तरह से नोटिस नहीं लिया जाता था, और फिर वो पूरी खराबी और बिगाड़ के परसेप्शन ने हमारी सारी मेहनतों पर पानी फेर दिया और दूसरी जमातों को हमने अपने ग्राउंड में खेलने का मौका दे दिया। वरना हम खेलते, दूसरी जमातों को हम आने नहीं देते। पॉलिटिकली पीसफुल पॉलिटिक्स से, एक प्योर पॉलिटिकल जो है वो नैरेटिव से, लेकिन ज़ाहिर हमने गलतियाँ की तो उनको आने का मौका मिला। 22 अगस्त से पहले वाली MQM और 22 अगस्त के बाद वाली MQM में क्या फ़र्क है? नहीं, ये जो सारी बातें मैंने की है, ये कॉन्शियसली ज़ीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस,
क्राइम्स, मिलिटेंसी, एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म, ज़ीरो टॉलरेंस, ये तो बर्दाश्त होगा ही नहीं। इसीलिए हसन अब्बास अब तक ये जो इलेक्शन हो रहा है 2024, इस इलेक्शन में हमारे 6 लोग शहीद हुए और इसमें नॉन उर्दू स्पीकिंग, नॉन माजिर, 3 बंगाली, 1 पख्तून और 2 उर्दू बोलने वाले। लेकिन हमारी तरफ से रिस्ट्रेंट रिस्ट्रेंट रिस्ट्रेंट, सब्र तहम्मुल, सब्र और तहम्मुल, सब्र तहम्मुल। और उसके नतीजे में देखें कि वो बयान जो और इल्ज़ाम हमारी तरफ से FIR में नामजद हैं कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को सैकड़ों लोगों ने देखा कि वो अपनी गाड़ी में आता है, इश्तियाल अंगेज़ी करता है, शरंगेज़ी करता है, हमारे कैंप पर यूनिलैटरली हाथ लगाकर एम्बुश करता है, अटैक करता है और हमारे साथी शहीद होते 6। कोई ये नहीं कि दोनों तरफ से क्लैश हुआ, तसादुम नहीं है। अक्सर मीडिया में गलत रिपोर्ट हुआ, आप उसकी वीडियो भी है, हमें वीडियो भी दी है कि वन साइडेड है। और जब उसको देखा लोगों ने असलहे के साथ, तो हमने भी कहा कि हमें रिएक्शन नहीं करना, FIR कटवा दी, हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी। अब कानून नाफिज करने वालों की जिम्मेदारी की वो नोटिस ली। हाँ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक बात कही थी, वो अब हमने बोरो कर लिया नारा, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। अब हमने कहा कि तुम बुलेट इस्तेमाल करो, हम बैलेट की ताकत से तुम्हें पछाड़ेंगे इंशाल्लाह। तो 8 फरवरी का बैलेट साबित करेगा कि कराची पर तुम्हारा कब्जा है, तुमने इसे कॉलोनी बनाया, हमें धकेल दिया, 70 सीटों से UC में महरूम किया, इसलिए हमने बल्दियाती इलेक्शन का बॉयकॉट किया और तुमने अपने हल्के 15,000 के बनाए, हमारे 90,000 के, इसलिए ना जमात इस्लामी का मेयर आया, ना PTI का आया, MK को बॉयकॉट करना पड़ा और 5% के वोट पर तुम अपना मेयर लिया। आपने बुलेट का जिक्र किया, हाँ, तो ये बताएं कि आप कौन सी बुलेट प्रूफ जैकेट ऐसी पहनते हैं, क्योंकि ये तस्वुर किया जाता है कि ये जो बानी है, जो करीब तरीन लोग थे, उन सबको जो है वो दुनिया से रुखसत हो गए, सिर्फ यू आर दी ओनली वन हु इज अलाइव। तो ऐसी कौन सी बुलेट प्रूफ जैकेट आपके पास है? नहीं, मेरे ख्याल में उस वक्त बानी के साथ जो लोग थे उनमें से ऐसा नहीं है कि सभी अननेचुरली जो है वो उनकी ज़िंदगियां तल्फ हुई, बहुत सारे लोग नेचुरली भी नहीं रहे ना। तो इसको हम मतलब स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते ना, दोनों बातें हैं। अच्छा, अब ये मामला भी तो हल करना किसी का काम है। अगर ये परसेप्शन है कि ये MQM के अंदर के लोगों का हो सकता, तो फिर किसी एक मुकदमे को 3-3 मरतबा चले मुकदमे। अजीम अहमद तारिक चेयरमैन का, डॉक्टर इमरान फारूक का मुकदमा एक तरफ गया है और उसमें पाकिस्तान में चला, जबकि उससे चलना चाहिए था लंदन में। अच्छा, मैं लंदन को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, उस वक्त की सारी पॉलिसी मैं उनका ब्रीफ नहीं रखता, लेकिन मैं कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई भी इल्ज़ाम हो उसके साथ सबूत और शवाहिद के साथ उन्हें साबित होना चाहिए, ये मेरी राय है। लेकिन हमें भी मालूम था कि खराबियाँ थी, बिगाड़ था और उसमें इंडिविजुअल एक्ट्स थे, तो हमने लैंड माइंस बिछी होती हैं, तो हमने भी कदम फूक फूक के रख के उन लैंड माइंस को पार्टी से अलग किया है ताकि हमारी थोड़ी प्रोग्रेस की रफ्तार बढ़े। तो हमने ये काम पार्टी में किया, मरदमशुमारी को काबू किया, थोड़ा सीटें कौमी असम्बली सूबाई में बढ़ाई, अच्छे उम्मीदवार दिए, मिक्स सीनियर भी और जूनियर भी, फिर यूनिटी अक्रॉस, हमने हर ज़बान बोलने वालों को मौका दिया। तो मेरे ख्याल बंगाली कम्युनिटी का फरवर देखिएगा इस इलेक्शन में। पख्तून कम्युनिटी जिस तरह MQM के साथ जुड़ी है और जुड़ रही है, अनप्रेसिडेंटेड, माजी में नहीं था, मेरेकल है, ये मौजे से कम। ये थोड़ा सा फारूक भाई बताएं यंग जनरेशन को थोड़ा सा इस पे। हाँ, आपने कहा था ना कि मैंने कभी बचा कैसे, या मैंने देखे नारे में ज़रूर हाथ हिला के गाया कि आसमां का जो भी रंग, पतंग पतंग पतंग, फिर मैं कहता हूँ डजन 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 डजन। तो वो कहते हैं कि फारूक भाई ने भी हवाई फायरिंग कर दी, हालांकि ऐसा नहीं है। तो वो हम लाइटर साइड में भी बहुत सारी बातें कॉर्नर मीटिंग में जलसों में करते हैं। अच्छा फारूक भाई, ये बताइएगा कि बड़ा अरसा हो गया सियासत के अंदर आपको, जो हमारी ये यंग जनरेशन है वो सोचती है कि आप सियासत में जाएं, पीछे आपके मोबाइल चल रही होगी, बड़े टूर होंगे, बड़े टूर होंगे। तो हकीकत में सियासत कैसी है पाकिस्तान के अंदर? मिडिल क्लास, मुतवसत तबका और पढ़ा लिखा और फिर शहरों में रहने वाला, वो बेचारा तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इसीलिए बहुत से मेरे साथियों ने सोचा कि MQM के अंदर जो खराबी बिगाड़ है
वो परसेप्शन वाइज भी और कुछ नीचे के लेवल पे इतना सराहियत कर गया है कि क्या इसकी एम्पुटेशन और सर्जरी मुमकिन होगी या नई पार्टी बनाए। तो मुस्तफा कमाल भाई ने एक नई पार्टी बना ली, लेकिन वो तजुर्बा भी कामयाब नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इसी पार्टी में इस्लाहात की ज़रूरत है, इसी को बचाया जाए। क्योंकि मुस्तफा भाई, मैं और खालिद भाई जिस एज में है ना, हम नई पार्टी बनाना अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें इसी को सही करना। अल्लाह करे हम कामयाब हो जाए, मुझे यकीन है हम कामयाब होंगे। अगर नहीं होते तो मैं नौजवानों को कहता हूँ कि वो भी फैसले, 3 ऑप्शन है उनके पास। या तो जो मौजूदा जमातें और मिडिल क्लास की और जो नौजवानों के लिए कोई प्रॉमिस दे रही है आगे, और मैं जब बात करता हूँ और शुरू हमारा स्टार्ट नौजवानों के सियासी अमल से था, तो इस पार्टी में गुंजाइश है। तो मैं उनको दावत देता हूँ डिफेंस के, लिफ्टन के, कराची के, पाकिस्तान के, सिंध के, कि वो आएँ और इस पार्टी को ठीक करने में मेरी मदद करें और मेरे जैसे और साथी की मदद करें। जो और बिगाड़ है उसको भी हटाते हैं, जो और ख़राब इसको भी हटाते हैं, ताकि ये पार्टी एक ट्रांसफॉर्म्ड, रीब्रांडेड और रिफॉर्म्ड एमक्यूएम बने और रिस्पॉन्सिव हो, जो कराची के हर तबके की उमंगों को, एस्पायरेशंस को, ज़रूरतों को समझती हो, सही मानों में एक अवामी पढ़े लिखों की पार्टी बनाए। तो मेरे ख्याल में एक तो ये कि एमक्यूएम में आ जाए। अगर एमक्यूएम में नहीं आते तो फिर हिम्मत करें, एक अच्छी नई पार्टी बनाए, जैसे हमने उस यंग एज में बनाई थी। मिडिल क्लास हो, पढ़े लिखों की हो और शहरों में रहने वाला अमल हो, वो इंजन बने, दही इलाकों के डब्बे उसके पीछे लग जाएंगे। तो या तो वो नई पार्टी बनाए या हमारे साथ आके इसको ठीक करे। और तीसरा, प्रेशर ग्रुप बनाए, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, सारे जितने शहर है, और प्रेशर ग्रुप बना के इतना प्रेशर रखे इलेक्शन से पहले सियासी जमातों पर कि वो मजबूर हो कि मिडिल क्लास वर्कर्स में से टिकट दें, बेटियों को, ख़वातीन को टिकट दें, वो अपने वर्कर्स को टिकट दें और एक ख़ानदान से एक आदमी को टिकट, ये शराइत रख दें। यूथ ऑफ पाकिस्तान डिमांड्स फ्रॉम द लीडर्स ऑफ every political party in Pakistan, and if they give this category candidates, we will support that party. वरना वो कहेगा, यूथ पाकिस्तान की कहेगी कि इस इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है, मुल्क में लोगों का जो मयार ज़िंदगी है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, तालीम और सेहत और इदारे नहीं सही होंगे, और फिर वही बंदर बांट होगी ज़मीनों की और माफियाजी पैदा होंगे। क्योंकि मौरूसी सियासत चल रही है, वडेरों की सियासत चल रही है, जागीरदारों की, सरमायादारों की सियासत चल रही, वही सिलसिला चलता रहेगा। अगर उसको कहीं रोकना है तो यूथ को 3 काम करने, एमक्यूएम में आके एमक्यूएम को पूरी तरह से ठीक करने में हमारी मदद दें, कोई नई पार्टी नौजवानों की बना के वो मैदान में उतरे, या फिर वो प्रेशर ग्रुप बना के सारी सियासी जमातों पर अगले इलेक्शन से 1 साल पहले शराइत दे दें कि ये कैंडिडेट्स होंगे, बेटियाँ हों, ख़वातीन हों, यूथ हो, पार्टी का वर्कर हो, एक ख़ानदान से एक आदमी हो, ताकि मौरूसी सियासत ये करेंगे। तो ये 3 चॉइसेस हैं नौजवानों की। फारूक भाई, ये एक बड़ी हमारी यहाँ बात चलती रहती है कि भाई हेलो की आवाज़ आ जाएगी, हेलो की आवाज़ आ जाएगी। तो क्या कोई ये हेलो की आवाज़ आने के कोई अंदेशा आपको कभी लगता है कि है? देखिए, हेलो की आवाज़ के आने से अगर फ़र्ज़ कर लें बॉयकॉट कर लिया आपने, उसका फ़ायदा तो उस पीपल्स पार्टी को होगा जो 5 लाख नौकरियाँ हमारे बच्चों की खा गया, वो फूड पांडा में या बाइकिया में, या वो किसी रिटेल जो स्टोर है ग्रोसरी का, वहाँ काम कर रहा है, वो आपका PhD MPhil वहाँ काम कर रहा है। तो सोचना चाहिए, ये कतई और कतई गैर जिम्मेदाराना अमल है, ये हेलो से ये एक्सपेक्टेशन रखना और हेलो से ये वाली बात हो, ठीक है। दूसरी बात ये, एक बूंद इजाफी पानी कराची में नहीं है 15 सालों में, K4 वहीं पड़ा है, 4 मरतबा संगी बुनियाद रखा। अच्छा, गोठों पर कब्जा, ज़मीनों पर कब्जा, यानी अगर आप बलोचों, बरोइयों, बुकटियों, मरियों, खास खेलियों, कुराइयों के पास जाएं, सुपर हाईवे से लेफ्ट के सारे, वो कहते हैं यार गोट पर कब्जा करके बड़े बड़े बिल्डरों को ज़मीन दी जा रही है। तो जो वोट देते थे बलोच और सिंधी कराची के गोट, वो भी आज मजबूर हो रही है सोचने पर कि हमने अपने ही हाथों से अपनी मौत के परवाने में दस्तखत भी किए जब हमने पीपल्स पार्टी को, वो आज ऑल्टरनेट मुतबादिल एमक्यूएम की तरफ देख रहे हैं। तो ये चेंज कराची में, ये लोगों की सोच में तब्दीली है। कराची की सारी इकाइयाँ एक हो रही हैं, और कराची स्प्लिट होगा तो नुकसान होगा, एक होगा तो फिर देखें 400 अरब लेंगे, 4000 अरब का टैक्स देते हैं, 40 अरब की खैरात नहीं चाहिए। 400 अरब आएगा, K4 पानी हो जाएगा, 65 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी, 400 अरब आएगा, मास ट्रांसिट सर्कुलर ट्रेन और फीडर कॉरिडोर्स इंशाल्लाह अब बन जाएंगे।
सीवरेज रीवैप हो जाएगा, जो सेकेंडरी सीवर्स चाहिए, ट्रीटमेंट प्लांट तीनों के तीनों बंद पड़े, उनको चला देंगे। सेकेंडरी गार्बेज स्टेशन, डंपिंग स्टेशन, ट्रैकर लगा के गाड़ियों में कचरा उठाने, नई गाड़ियाँ ला के मॉनिटरिंग करके अच्छा कचरे का सिस्टम दे देंगे। फिर ये कंप्यूटराइज कर देंगे सारे लैंड रिकॉर्ड को, ताकि जो लोग खरीदें बेचें वो मुतमईन हो कोई ज़मीन खरीद। क्या सिंध में हुकूमत बनाने के लिए जा रहे हैं आपने, क्या नहीं जा रहे? सिंध में हुकूमत बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, इस मरतबा चांसेस हैं, जैसे पहली भी 3 मरतबा बनी, जाम सादिक, गुलाम अरबाब रहीम और लियाकत जतोई। आपको लगता है जीडीए और आप मिलके पीपल्स पार्टी को रिप्लेस करने की पोजीशन में हो? सिंध के दही इलाकों के सिंधी मेरे हो या शहरी इलाकों में रहने वाले नए सिंधी हों, उर्दू बोलने वाला महाजिर, यहाँ आबादगार जो पंजाबी पख्तून है वो, इन सब की भलाई इसी में है कि ये कोई ऐसी हुकूमत है जो मखलूत हो, जो MQM और अंदरूर जो दही सिंध की जमात है पीपल्स पार्टी के अलावा। मैं तो अपने इरादों को अभी से कह रहा हूँ ऐसा हो, और अगर पीपल्स पार्टी आती है तो फिर मैंने उसको नकील डालने के लिए वो बिल जो आइनी तरमीम का है 4 जमातों को राज़ी कर लिया है, और 2 जमातें जमात इस्लामी PTI भी हमारे खिलाफ नहीं जाएंगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो 2/3 से हम कर लेंगे, पीपल्स पार्टी उसकी सूबाई हुक्मरानी 18वीं तरमीम का जो फैंग है ना, डंग, उसको हम निकाल लें। 18वीं तरमीम का डंग है जो शहरों के नौजवानों को भी रोज़गार से महरूम कर रहा है, उनका हक रोज़ाना की बुनियाद पे सल्ब कर रहा है, वो डंग निकल जाएगा। और दही इलाकों के देखा, अगर कराची के आप ले गए 400 अरब नहीं दिया आपने सालाना, जो ऊपर से पैसा कराची का आ रहा है, मरकज़ से वो भी नहीं, लेकिन आपने नवाबशाह लाड़काना को क्या दिया, जैकोबाद कश्मीर को क्या दिया, तो वहाँ पर भी लोग सोच रहे हैं कि अब क्या। तो मेरे ख्याल में टाइम्स हैव चेंज्ड, एंड मुझे उम्मीद है कि लोग उस तरह से पीपल्स पार्टी के साथ में। किसकी हुकूमत बनते हुए देख रहे हैं आप मरकज में? MQM और GDA मरकज़ में। देखिए मरकज़ में भले PMLN के साथ PMLF हो, GDA हो, ANP हो और JUI भी हो, लेकिन MQM की उस हुकूमत में जाने की शर्त यह है कि सबसे पहले या दूसरे इजलास में MQM का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल उस इजलास में पेश किया जाएगा, और लेजिस्लेशन होगी मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए कि भाई अर्बन डेवलपमेंट कमीशंस बनेंगे और कराची को 400 अरब रुपए दिए जाएंगे। आप लोगों ने पहले नून लीग के साथ अलायंस कर लिए, तो मतलब अगर आपको लगता है नून लीग हुकूमत बनाएगी तो आप लोग भी हुकूमत का हिस्सा होंगे? हुकूमत को सपोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत में जाने के लिए हमें वाज़ेह तौर पर एक्शंस ऑफ PMLN in that case must begin to speak louder than the words। फारूक भाई 2 सीटों 2 वजारतों पे फिर MQM मान जाती है। ऐसा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि 2 वजारतें लें या 4 लें, वो उसी सूरत में होगा कि कॉन्क्रीटली हम अपने आवाम को फिर जवाब दे सकें, उनको फेस कर सकें, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें। आज माजी की कुछ इस तरह की गलतियों से मुश्किल होता है लोगों को फेस करना, उनके सवाल के जवाब देना। मैं मानता हूँ इन चीज़ों को, मैं बहुत खुले दिल खुले ज़हन का। चले सियासी बात है बहुत, ये बताएं सियासत से अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं? देखें, दोस्तों का एक ग्रुप है, उनके साथ बैठ जाते हैं, कोई अपनी गज़ल सुनाता है, कोई थोड़ा सा गा लेता है, गुनगुनाता है, और फिर उसके बाद एक शुगल होता है, बारबेक्यू हो जाता है, साथ खाना खाते हैं, किसी गज़ल को गायक को बुला लेते हैं, तो महफिल अच्छी। आप क्या सुनाते हैं? मैं देखिए, अगर लाइटर साइड को सुनाना है तो फिर मैं अहमद फराज को सुनाता हूँ कि अब के तशदीद वफा का नहीं इनका जाना, याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना, अव्वल अव्वल की मोहब्बत के नशे याद तो कर, बेपिए भी तेरा चेहरा था गुलिस्तां जाना, आखिर आखिर अब तो यह आलम है कि होश ही नहीं, रगे मीना से लोग उठी के रगे जाना जाना। हम भी क्या सादाते हमने समझ रखा था, ये शेर मुझसे मिस हो गया। आखिर आखिर तो अच्छा, होश आया तो सभी ख्वाब थे रेज़ा रेज़ा, होश आया तो सभी ख्वाब थे रेज़ा रेज़ा, जैसे उड़ते हुए और आके परेशान जाना। फिर एक शेर ये भी हम पढ़ लेते हैं कि भाई खुदा महफूज रखे आपको तीनों बलाओं से, खुदा महफूज रखे आपको तीनों बलाओं से, हकीमों से, वकीलों से, हसीनों की निगाहों से। तो वो जो एक नेचुरली जब दोस्त यार बैठते हैं तो इस तरह की सारी गुफ्तगू होती है। तो आपको भी कोई हसीना मिली आपके जवानी में, कोई मोहब्बत हुई? देखिए, मुझे ये बड़ा एक आपकी होती है, आपकी माँ से मोहब्बत होती है, एक आपकी बीवी से मोहब्बत होती है,
और ये ऑप्शन, ये जो है ना गर्लफ्रेंड भी ये होती है फारूक भाई। देखिए ये कंपलसरी, ये लाजमी है। अच्छा, ऑप्शनल सब्जेक्ट पे जाना पॉलिटिकल लोगों के लिए लैंड माइन्स है, तो मेरे साथ तो उन्हें अगर इस रास्ते पे जाना भी हो तो सोच समझ के जाना चाहिए। मेरे ख्याल में मैंने बहुत कुछ कह दिया। अच्छा फारूक भाई, थोड़ा सा एक चीज और बताइएगा कि बेगम से ज्यादा डर लगता है या भाई जो वो वाले भाई थे उनसे ज्यादा डर लगता था? मेरे ख्याल में दोनों से नहीं डरना चाहिए। अगर आप बहुत क्लियर हैं, कहीं एम्बिग्यूटी नहीं है, और पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ डूइंग, और आपने अच्छी पॉलिटिक्स की है। एमक्यूएम का परसेप्शन कैसा बना इतने सालों में, अल्लाह ताला ने अगर एमक्यूएम के अंदर भी कुछ लोग नज़रियाती, अवामी, जो अवाम से जुड़े हुए हों, जो मेहनत करते हों, जो अवाम की आवाज़ भी हों, उनके मसाइल भी उठाते हों और एक्सेसिबल हो अवाम पहुँच में, और लोग उनसे एमक्यूएम की ये क्वालिटी, और एमक्यूएम के कुछ लोगों की ये तो बहुत बड़ी क्वालिटी, ये एक्सेसिबल हैं, अवेलेबल हैं और सुनने के लिए एडमिसिबल हैं। तो ये और किसी जमात में नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर नौजवान भी आते हैं ना एमक्यूएम में, जो मैं डिफेंस और क्लिफ्टन के नौजवानों को आपकी स्टूडियो से कह रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में उन्हें अटैम्प्ट करना चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम एक अच्छी अल्टरनेट है और एक्सेसिबल भी है। तो अब हमने माजी से एक बड़ा अच्छा, आपके बड़े हमने देखा कि ठाकुर के साथ मीम्स बने। हाँ, अब तो आप इलेक्शन लड़ रहे हो भी 2 जगह से, ठाकुर को कोई पैगाम देना है आपने? नहीं, मेरे ख्याल में ठाकुर एक सिंबल है, एक स्टेटस को का नुमाइंदा है, और स्टेटस को उस नुमाइंदे में किसी भी इंस्टीट्यूशन को डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहिए। अगर वो किसी इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, उस इंस्टीट्यूशन की बल्ले बल्ले और वाह वाह हो जाती। अगर मैं लंदन से अलहदगी का ऐलान उसी वक्त पकड़ लेता और ठाकुर मुझे मजबूती से पकड़ कर रगड़ते हुए मुझे ना ले जाता, तो उसकी वाह वाह हो जाती कि यार फारूक भाई को बोलने दिया गया। अच्छा, फारूक भाई हैं कराची की जमात से, तो ये तासुर है कि शायद ये लावारिस हैं, यतीम है, ये एमक्यूएम वाले ना नवाज शरीफ को इस तरह पकड़ के ठाकुर ले जाए, मैं फिर उसे सितारा इम्तियाज़ दूंगा, रिकमेंड करूंगा। कोई बिलावल भुट्टो जरदारी को कभी इस तरह पकड़ गई, मैं पार्टी का सबसे बड़ा नुमाइंदा था और मैं ऐलान करने जा रहा था, वो जो मैंने अगले दिन किया, अगर उसी दिन मैं करता तो सबकी क्रेडिबिलिटी होती है, लेकिन ठाकुर ने मुझे करने नहीं दिया। तो इसलिए ये जो डबल पॉलिसी है ना, कि मेरे साथ ये वाला सलूक और नवाज शरीफ के साथ और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ ये वाला सलूक, तो भाई ये डबल पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि ताड़ा कुत्ता टॉमी और साड़ा कुत्ता कुत्ता, ये नहीं होना चाहिए। अब एक जैसा, अगर मेरा कुत्ता टॉमी तो नहीं बनेगा, लेकिन हसन अगर मेरे कुत्ते को भी जिस दिन गुस्सा आ गया, बुलडॉग बन जाएगा वो, फिर न तुम्हारी खैर है न तुम्हारे टॉमी की। तो ये है मसला साहब। थैंक यू फारूक साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, और फारूक साहब ने हमारे साथ बहुत सारी बातें की, और हम कोशिश करेंगे कि और बहुत सारे लोग हमारे साथ आते रहें, हमसे बातें करते रहें, उनकी बातें हम आपके तक लेकर आते रहें। हसन अब्बास शो को जो है वो सब्सक्राइब करें, पापोलॉजी चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, और हम फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।